प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गोदली भाग 2 के कक्षा 10वीं का 7वां चैप्टर, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। मुझे आशा है कि आप लोग ये वाली किताब खरीद लिए होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 6 चैप्टर तक एक एक लाइन आपकी बुक को मैंने पढ़ा करके समाप्त कर दिया है। तो आप यदि वो क्लास नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाओ और फटाफट से सारी क्लासेस को देख लो। ठीक है, चलो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे परंपरा के मूल्यांकन के बारे में। किताब को साइड में रखते हैं, आप लोग ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी किताब जो है ना, यहाँ पे हम टाइप कर रखे हैं। ठीक है, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम परंपरा का मूल्यांकन शुरू करने से पहले इसमें हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में लेखक के, तो इसका लेखक कौन है? तो आप कहोगे सर परंपरा के मूल्यांकन के लेखक जो है ना वो रामविलास शर्मा जी हैं। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ये याद करके रखिएगा, क्या है? निबंध है। ठीक है, और निबंध को पढ़ते टाइम बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है। और ऐसे में याद करने के लिए अगर भूल जाओगे बार बार कि सर इसे कैसे याद करके रखे, तो देखो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। परंपरा का मूल्यांकन, तो आप कहोगे सर परंपरा कब से किससे चली आ रही है? कहोगे सर राम जी से चली आ रही है, तो हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसे आप याद करके रख सकते हो। इनके जन्म की बात करते हैं, तो इनकी जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था मेरे दोस्त? तो कहेगा सर 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी के उन्नाव के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग का जन्म कहाँ हुआ? एक बार नीचे अगर कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनके शिक्षा की बात करते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है ना कहाँ से किया हुआ था। तो इनका पढ़ाई जो है ना विश्वविद्यालय से किया हुआ था, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। इन्होंने 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए की पढ़ाई किया था और 1934 ईस्वी में इन्होंने एमए की पढ़ाई की। अब ये बीए और एमए क्या होता है आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। बीए तो बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन एमए एमए उसके बाद का होता है। यानी कहने का मतलब होता है मैट्रिक में आप पढ़ रहे हो। मैट्रिक क्या होता है? स्कूली शिक्षा कहा जाता है। ये आपका लास्ट स्कूली शिक्षा होता है। इसके बाद आप कॉलेज में जाते हो, जो कि इंटर की पढ़ाई करते हो, जिसमें 11th 12th पढ़ते हो। इंटर जैसे समाप्त होगा तो अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट से लेंगे एडमिशन, यानी कि इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आपको पसंद है तो उसमें बीए किया जाता है। और जो बच्चे साइंस मैथ वगैरह पढ़ते हैं उसमें बीएससी किया जाता है। ये सब ग्रेजुएशन होता है, ये 3 साल का होता है। तो जो बच्चे बीए करते हैं यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी वगैरह पढ़ते हैं, तो वो उन्हें बीएस एमए करना होता है बीए के बाद से। तो ये 2 साल का होता है, यानी कि 3 साल का आपका बीए होता है और 2 साल का आपका एमए होता है। एमए के बाद से आप पीएचडी वगैरह की तैयारी कर सकते हो, उसकी पढ़ाई कर सकते हो। इस तरीके से होता है। जो बच्चे बीएससी करते हैं वो हमें एमएससी करते हैं, जैसे कि मैं बीएससी के बाद से एमएससी कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा बीएससी खत्म है, एमएससी भी आपका क्लोज होने वाला है, इसके बाद से आगे की होती है। डन है, तो इस प्रकार से होती है। जीवन शैली, इनकी जीवन शैली कहते हैं तो 1938 से लेकर के 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी के अध्यापक रहे थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था भाई? अध्यापक किसके रहे थे? अंग्रेजी के अध्यापक, यानी कि जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ा, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा। और अक्सर आप लोग कॉलेज की जगह पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है और कहीं वहाँ से निकल के आओगे ना तो बहुत अच्छा कुछ करोगे। उसके बाद उन्होंने बाद में आगरा विश्वविद्यालय में गए और वहाँ पे किसका? हिंदी के संस्थापक के निदेशक बन गए। 1971 ईस्वी में इन्होंने 1971 ईस्वी में संस्थापक बने हुए थे। इतनी सारी जानकारी हो गई आपको। इनके निधन की बात करते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे दोस्त? इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 2000 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 2000 ईस्वी को। इनकी मुख्य रचनाएं की बात करते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है यार कि रामविलास शर्मा जी की मुख्य रचनाएं क्या है, या निम्नलिखित में से कौन है जो रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो याद करके रखना कि निराला की साहित्य साधना, अक्सर यही ऑप्शन में रहता है। या फिर आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना, प्रेम और उनका युग, भाषण और समाज, भारत में अंग्रेज और मार्क्सवाद। निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें निराला जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्या गया? नवाजा गया है, यानी कि इनको मिल चुका है। डन है, इतनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई किनके बारे में? तो रामविलास शर्मा जी के बारे में। रामविलास शर्मा कौन है? तो आप कहोगे सर रामविलास शर्मा जी परंपरा के मूल्यांकन के क्या है? एक लेखक है। और परंपरा का मूल्यांकन है क्या? तो एक परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। अब देख मेरे भाई, हम क्लास चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन लाइक सेशन को कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शब्द बोल देता हूँ कि निबंध जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है। जैसे है वैसे एक बार आपको पढ़ लेना है, इसको एक बार मतलब रीड कर लेना है।
क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप नहीं समझ सकते हो। क्योंकि निबंध, मान लो कि किसी किसी के ऊपर निबंध लिख रहे हो, तो निबंध का मतलब ही होता है कि सारा निचोड़वे लिख दो उसमें, तो उसमें क्या ही समझाया जा सकता है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है ना, आप ये मत समझिएगा सर कहानी की तरह इसमें समझाइए, क्यों नहीं समझा रहे हैं सर, अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे ऐसे कमेंट वगैरह मत किया करना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ये वो चैप्टर है जो आपको बेहतर तो बनाएगा, लेकिन ये निबंध है तो थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगा। बस एक एक लाइन आपको रीड कर लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जब इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, दोनों सब्जेक्टिविटी, तो सारा चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने पहले बता दिया आपको। देखना कह रहा है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या जो लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं, जो रूढ़िवादियों को तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, या उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है ना, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ये, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इस बार आप ही के पेपर में पूछा जाएगा कि परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक किसे है। और ये बुक आप खोल करके देखोगे तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आपके बुक में भी, शायद आप ओपन कर लीजिएगा। परंपरा के मूल्यांकन में मुझे लग रहा है कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, परंपरा ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है। तो किन के लिए आवश्यक है, तो ये जानकारी मिल गया, ठीक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, या वे अपने सिद्धांतों के ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का क्या होता है, विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मुड़ जाती है, मुड़ सकती है, और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्ति सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्ति का ज्ञान है, और ज्ञान का उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा का भी है। अब इसमें मैं बताओ क्या समझाऊं, सारी चीजें एग्जैक्ट लिखी गई है, थोड़ा सा बस ध्यान देना और इसको एक बार रीड कर लेना। सही बात तो ये है, डन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर, प्लीज पेपर उठो और इसको रीड कर लिया करो। बस रीड कर लोगे, सारी टेंशन, सारी समस्या, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अच्छे से आपका एक चीज कवर हो जाएगा। करें कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबिंबित करता है। इनके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिनकी रचना का आधार शोषित जनता का क्या है, श्रम है। श्रम का मतलब होता है मेहनत, मजदूरी। जो चीज़ें वर्ड समझाने लायक होगा मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। जो चीज़ें ऐसा लगेगा कि यार इसका कोई मतलब उतना ये नहीं है, आपको बस पढ़ाने से ही और पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा, तो वो चीज़ें ऐसे ही आपको क्लियर होती चली जाएगी। डन। चलो, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशील वर्गों को देख रेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि वह अभियुक्तशील वर्ग का साहित्य है या फिर हर वर्ग का स्मरण करना चाहिए। पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहां पूंजीवादी का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से विरोध बन करके खड़े हो चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा अर्थ इसको समझा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखो, जब पूंजीवादी जब होती है, यानी कि जब मान लो कि देश में, अब एक चीज़ ऐसे समझो कि मान लो कि पहले जो है ना, वो क्या होता था, खेतों में अगर कोई काम करना होता था, खेत की जुताई होती थी या कोई भी होती थी, तो कोई व्यक्ति करता था या फिर बैलों से कराई जाती थी, जिसके कारण क्या था ना कि उसमें मेहनत मजदूरी जो है ना, यानी लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, तो लोग बेरोजगार थोड़ा कम हुआ करते थे और वैसे सबका पेट पल जाता था। जैसे मान लो कि अगर कोई काम है, अगर कोई कर रहा है, तो एक व्यक्ति मतलब एक काम को 10 व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। कोई काम है और एक व्यक्ति एक काम जो है ना 10 व्यक्ति कर रहा है, तो 10 व्यक्ति का रोजी रोजगार चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसी चीज़ को कोई मशीन कर दे, तो एक ही मशीन क्या करेगा, 10 लोगों का काम कर देगा। आजकल तो ऐसे ऐसे हो गए कि भाई सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो आ रहा है, वो हज़ारों लोग या लाखों लोगों का काम 1 मिनट 1 सेकंड में कर दे रहा है। कह रहा हो कि फोटो बना के दे दो, जीमिनी देखो। आर्टिकल कोई लिखना है, चैट जीपीटी देखो। क्वेश्चन आंसर पूछना चाहिए, मार खटाक दे, चैट जीपीटी आंसर करके दे देगा। तो जब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हो तो लोग बेरोजगार होते हैं, देश में समस्याएं होती है। हालांकि अब उसके अनुरूप तो चलना पड़ेगा यार, क्या ही कर सकते हैं हम और आप। कह रहे कि पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है।
कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी सभ्यता का हर स्तर पर वर्ग युद्ध नहीं हो हितों से बंधा हुआ नहीं रहता है। इसी तरह साहित्य का स्तर संपत्तिशाली वर्गों के साहित्य की इसी व्यापकता को स्वीकार न करना, वैसे ही जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उनका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हितों में कर लिया था। यहाँ पे देखोगे, अगर एक चीज़ से आप ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि यार जब भी खाना बनाने की बात कह रहा है तो क्या क्या करे कि आग जला करके खाना बनाना, और कोई मशीन है, कर कारखाना है, तो उसमें क्या है, बिजली से सबसे ज़्यादा जो है ना वो काम किया जा रहा है। आजकल कोई भी चीज़ें देखो बिना बिजली के तो भाई तो कुछ चीज़ संभव है ही नहीं। आगे कह रहे कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में से संबंध है। कह रहे कि आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्रमाणित प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उनकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत क्या है, अस्थायी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम सम्मानित सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को क्या है, अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करखे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पहले क्या हुआ करता था भाई, जो भी चरखे से, देखे होंगे गांधी जी चरखे चलाए जाते थे और उससे क्या करते थे, वो जो भी है बनाया करते थे। लेकिन आजकल तो सारी चीज़ें मशीनें से होती चली जा रही है। पर यह आवश्यक नहीं है कि संपाती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कभी स्वयं बिकाऊ माल बनकर रह जाए। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुसरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों के नकल करके सीखा जाए वह उद्धम कोटि का होता है। अब देखो कई बार होता है यार, कोई चीज़ें जो है ना किसी का नकल करके सीख लो। चलो मंटू सर पढ़ा रहा है तो मैं भी पढ़ाऊँ, मंटू सर ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी इससे कराऊँ, तो क्या कह रहा है कि वो उद्धम कोटि का होता है। क्या होता है, वो नकल करना क्या होता है, उद्धम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असंप्रता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने का उनका कलात्मक और संदर्भ ज्यों का ज्यों ही क्या है, ज्यों का त्यों बना रह जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। बस आपको पढ़ते जाना, रीड कर दे, इसमें कोई समझने वाली है भाई, ये निबंध है। अगर कहानी रहता तो मैं कहानी को समझा पाता, और आपको पता ही है कि आपको सारी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ भाई, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ जिससे कि टेंशन नहीं होता है। इसमें क्या है, आप कहीं पे भी देखोगे तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप भी देखोगे तो क्या ही लाइन को समझ सकते हो। देखो निबंध में क्या होता है, सारा चैनल एग्जैक्ट लिखा गया था, वही उसका मतलब वही होता है। मतलब आप समझो कि इसका मतलब वही है ही, इसका मतलब बस वही है। इसका मतलब मैं क्या ही समझाऊँ, करे क्या औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक, और इसका मतलब ये भी नहीं कि क्लास छोड़ के भाग जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास छोड़ के बाद, क्योंकि रीड करना होगा, रीड तो करना होगा, पढ़ना होगा, इसमें से बहुत सारी चीज़ निकल के आएगी सामने आपको। कर क्या औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक संदर्भ ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। प्रौद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में कभी नहीं हो पाया था। अब इंग्लैंड में एटम बम बनाने के लिए तो भाई अमेरिका ने भी बनाया था, रूस ने ही बना दिया था, लेकिन शेक्सपियर जैसी चीज़ों का दोबारा उत्पादन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, पर भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा निर्वाहित है, निर्धारित नहीं हो सकता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं, न परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है कि साहित्य सापेक्षा रूप में क्या है, स्वाधीन होता है। डन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे।
अगला, आप बुक ओपन किए रखो। कह रहे कि गुलामी अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों के मानव संस्कृति को भी कुछ नहीं दिया था। गुलाम की बात करते हैं तो गुलाम तो अमेरिका भी था, गुलामी अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, परंतु एथेंस की जो सभ्यता है वो क्या हुई, सारे यूरोप प्रभावित किया और गुलामों को अमेरिकी मालिक को ने मानव संस्कृति से कुछ नहीं दिया था। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, एक भारत और दूसरा ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो विंची और माइकल एजेंट इटली की देन है। यहाँ एक और यह देखें कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में भी कला का विकास संभव है, दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता है। यहाँ हम असाधारण प्रगतिशाली मनुष्य की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपेक्षा करोड़ों की आंखों दिखेगी कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है, यह श्रेष्ठ है, कृत्या में कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी कार्य को कर रहा है तो सारा का सारा वो क्या होता है, वो सही ही है, वो अच्छा ही कर रहा है, उसमें कोई किसी चीज़ की खामियां ही नहीं है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ की खामियां हो सकती है, हो सकता है इस पर बहुत सारी चीज़ को दिक्कत हो सकती है, हो सकता है इंसान से बहुत सारी चीज़ छूट सकती है। देखो कोई भी इंसान होता है परफेक्ट नहीं होता है। जब भगवान को इन लोगों ने परफेक्ट नहीं बताया, भगवान पे भी जब लांछन लगा दिया गया, भगवान पे भी क्या दोष ठहरा दिया गया कि भगवान प्रभु आप में भी तो दोष है यार। दोस्त तो आप में है कि सीता माता जब चली गई थी रावण के यहाँ, रावण के घर गई और आपने उस पत्नी को रख लिया। क्या भरोसा है कि आपकी पत्नी ने पतिव्रता आपकी है, क्या पता है कि माँ सीता जो है ना वो चीज़ें वो है, मतलब सत्यवादी है। तो देखो इंसान का कर्तव्य है, इंसान जो है ना कुछ भी कर सकता है। इंसान ऐसा है कि आप जितना भी करो ना, देखो मैं एक बार मैं गांव में कहीं पे जब बैठता हूँ तो बस मैं यही कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ यार देखो, अगर किसी भिखारी को या आलस लोगों को अगर तुम खाना भी खिलाओगे ना तो भी लोग सोचेंगे यार कि जरूर कौनो ना कौनो बात बा तबे खिलावता, जरूर कौनो ना कौनो बात बा तबे अपने घर पे रखा हुआ है। मतलब कुछ भी निकाल लेगा लो, मतलब निकलना चाहिए। दुनिया आपकी बुराई बिना किए रह नहीं सकती है और ये परंपरा पहले से चली आ रही है। कह रहा है कि कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रगतिशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई साहित्यकार आलोचना से भी परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते। इसलिए साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिस ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बहुत बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया और वर्जिल के काव्य का सागर के संगीत तरंगे भरे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विलह क्या कर देती है, विलह कर देती है। आजकल देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है ना आजकल जो है ना पूजा पाठ को बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको हम नहीं मानते, पूजा पाठ से क्या होता, कुछ नहीं होता। कुछ लोग वही, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई पूजा पाठ को वही सबसे ज़्यादा प्रचार भी करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, समाज है और समाज के साथ हम लोग को चलना है। समाज जो कहती है उसका विरोध भी करना है और समाज जो कहती है उसके साथ भी चलना भी है। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। एक नया चेहरा नया नाम, अभी तो राजनीतिक पार्टी की बात चल रही है क्योंकि चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी विधानसभा के। और देखो यार मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ हो तो मतलब रखो, सब चीज़ से रखो, क्योंकि यदि दुनिया में और किसी चीज़ में बहुत बेहतर करना चाहते हो, अपने लाइफ में बेहतर करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो आपको हर चीज़ को सीखना होगा। अब देखो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो
किताबी कीड़े होते हैं। किताबी कीड़े का मतलब हो गया कि भाई अब दिन रात किताब में घुसे रहते हैं, मतलब ये नहीं होता है। देखो यूपीएससी के जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको मतलब ये होता है कि वो समाज के जो तौर तरीके हैं, समाज में जो चीज़ें होती है वो सबको समझे, उसके साथ भी चले, उसके विरोध भी करे। हाँ, सही है तो साथ चले, नहीं है तो विरोध करे। अब देखो राजनीतिक पार्टियां आती है हमारे बिहार में, और हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। जब चुनाव नहीं होता है तो हम और आप जैसे इंसान क्या कहते हैं कि यार इस सरकार को हमने जिता करके बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारा विकास नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही चुनाव आती है हम सारी चीज़ों को भूल गए होते हैं और क्या करते हैं फिर, जातिवाद। अरे है तो हमारा जाति कहूँ है तो हमारा रिलेशन में पड़ेले, इनका साथ हमारा घनिष्ठता बा, इनका साथ हमारा मित्रता बा, अरे इनकर पहुँच बहुत ज़्यादा बा, जीत है इनके के हो, वोट तो इनके के दिहल जाई। ये गलत है। सही है आपके रिलेशन के हैं, आपके समाज के हैं, आपके जाति के हैं, जिताना अच्छी बात है, लेकिन जिताने के साथ साथ यार आपका वो भलाई यदि कर रहे हैं तब अच्छी बात है। नहीं तो मान लो किसी इंसान को आपने जिता दिया, मान लो कि तुम्हारे भैया हैं, भैया को तुमने वोट दे दिया, भैया को जिता दिया, भैया ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, भैया ने अपना ही घर और अपना ही पेट भरना शुरू कर दिया, फिर उससे आपसे क्या फ़ायदा है। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि सीखना चाहिए लालू यादव के परिवार से। लालू यादव क्या है, उनके बेटे तेजस्वी जो कि 9वां फेल है, लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि यदि अब 9वां फेल है या 10वां फेल है या फिर नहीं पढ़ा है तो वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान ही बहुत समझदार होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पढ़े लिखे इंसान बहुत चौपट होते हैं और अनपढ़ जो है ना वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं और सब कुछ बेहतर चलता है। तो ऐसा ही कभी कहा नहीं जा सकता यार पढ़े लिखे हो तो आ सके बेहतर करेंगे। बट लालू यादव क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि वो मेरा बेटा जो है ना वो सीएम बने, यही चाहते हैं ना। तो यदि आपके माता पिता आपको भी तो चाहेंगे ना कि आप भी कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया पोस्ट पे जाओ, जैसे लालू यादव चाहते हैं। लेकिन ये हम नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं यार हाँ तेजस्वी को वोट देंगे, तेजस्वी हमारा नेता बनेगा, फिर नेता बनेगा अच्छी बात है, अच्छी बनेगा, नया चेहरा है, नया युवा है, देंगे वोट, जिताएंगे। लेकिन वो हमारे लिए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि करेगा तो वो बेहतर होगा, नहीं करेगा तो बेहतर नहीं है। एक नया नाम चेहरा आया है सामने, प्रशांत किशोर जी का, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत अच्छी सोच लेकर के आए हैं, घर घर घूम रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है और बंदे में दम है, मतलब सर में दम है और बहुत बेहतर कर रहे हैं वो, बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन मौका नहीं मिल पाता यार, क्योंकि पढ़ाने से वहाँ कैसे जाएं, क्योंकि लाखों बच्चे ट्रस्ट करते हैं, लाखों बच्चों का विश्वास है बना हुआ है। तो हम पार्टी में नहीं है ना, पार्टी के साथ है ना कुछ भी है। हाँ जो लोग बेहतर कर रहे हैं तो उसे बताना कहना अच्छी चीज़ है, तो बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, करना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से उनका सोच है, सब कोई तारीफ कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है बेहतर है, शायद कुछ हो जाए आने वाले दिनों में। अब बिहार की जनता क्या समझती है, नहीं समझती है, बिहार की जनता समझे, हम भी उसी का एक हिस्सा है, हमको जो ठीक लगेगा वो ठीक है, बाकी सब पे छोड़। नेक्स्ट कह रहे कि कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाए और शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आए जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों में आंखें देखेगी। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप की संस्कृति विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दुष्व्यवस्था में प्रवेश करता है तब उनकी असीमता नष्ट हो जाती है। प्राचीन यूनान अनेक कण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान में एक राष्ट्र है, या आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति में अपने एकात्मक स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और बायरन में अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूरोपियों को ऐसी एकात्मक पहचानने वाली बड़ा क्या है परिश्रम किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड
कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मक पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी असीमता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उन्हें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह असीमता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल विभाजन हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्य परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति संस्कृति के रूप में क्या है, अविभाजित रहेगी, बटी रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि आपको कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूधानिक ज्ञान के सामाजिक क्या है परिणाम क्यों होते रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र भी असीमता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातियां हैं, अनेक भाषाभाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय असीमता का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था, उस समय राष्ट्रीय असीमता जनता के स्वाधीनता संग्राम के क्या है समर्थक करके शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय यानी कि अथवा देश का शांतिपूर्ण क्या है संग्राम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया, उसने याद किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है, यानी कि अलग है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का क्या है प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय असीमता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तुलस्तों सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की असीमता को क्या है सुदृढ़ और स्पष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय असीमता खंडित नहीं होती वरना पुष्ट होती है। इनके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है, जैसे वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बना करके क्या है रखी हुई थी। सही है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, बस इसको रीड करते जाना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ एडजेक्टिव लिखा हो क्योंकि ये निबंध है भाई। करे कि उन सब पर रूसी जाति के समानांत और पूंजीपति शासन करते थे, जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं, वैसे यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई और अलग हो गई। कुछ विलंब से, दूसरे युद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज भी जितनी जातियां शामिल हैं उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं रहा है जैसे भारत की जातियों का है। जैसे हमारे भारत में जातियों का वैसा वहां का नहीं है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निहित सकती है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। भाई यूरोप के लोग यूरोपीय संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन आज तक यूरोप एक राष्ट्र नहीं बन पाया है, ना ही शायद भविष्य में बन पाएगा। और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। अब तो भाई पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। करेक्ट कि संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत को मुकाबला नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि यार अगर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर भारत की बात किया जाएगा और भारत से उसका मुकाबला किया जाएगा, कभी नहीं कर सकता है। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व का कायम कर स्थापित नहीं हुई, वो मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान रहा है। इस देश के संस्कृति से रामायण और महाभारत के अलग कर दे। अगला कह रहा है कि तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र में सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही
रूस नवीन राष्ट्र के रूप में गठित हो सकता है तो भारत समाजवादी व्यवस्था कायम करने में यहाँ की राष्ट्रीय क्षमता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कारण कि वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अव्यय होता है कि उनका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े जो राष्ट्र है वो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। जो भी छोटे बड़े राज्य देखते हैं वो सब भारत से ज़्यादा। परंपरा यदि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो संस्कृति है, भारत में जो चीज़ है वो अन्य देश में ना कभी था, ना कभी है और ना ही कभी रह पाएगा। इस बात का भी पुष्टि है। लेकिन चंद लोग जो है ना राजनीति के तौर पे इसे ऐसा खंडित कर रहे हैं, जिसे देखो मैं कई बार तो ये मानता हूँ यार लोकतंत्र हटा करके इसे राजतंत्र कर दो, क्योंकि नाम के लिए लोकतंत्र रह गया। जनता चिल्ला रही है, जनता परेशान है, ये नहीं हो रहा वो नहीं। अब देखो यार हर जगह वही चीजें हैं। अब तुम एक देखो डीएलएड की पेपर, डीएलएड तुम लोग नहीं जानते हो शायद, इसके बाद जान जाओगे अब तुम लोग भी। देखो डीएलएड का एक पेपर होता है जो बच्चे इंटर में हो जाते हैं, जिनको मास्टर बनना मतलब टीचर बनना है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो उन बच्चों के साथ सोचो क्या हुआ। बोला गया कि आप लोग फॉर्म भरो, लगभग 1,000 रुपया लगा। फी जो है ना कम से कम 1,000 रुपया लगा, एक बच्चा भरा है। बिहार के तमाम बच्चे भरे हुए हैं, अलग के भी बच्चे भर देते हैं, भरे हुए हैं। 1,000 रुपये ले लिया। बोला कि भाई आपका पेपर जो है ना, आपका एग्जाम जो है ना फरवरी में ले लिया जाएगा। फरवरी के पहले जो है ना सारा काम ये हो गया, मतलब पैसा बैंक अकाउंट में, खाता में गवर्नमेंट के चली गई, सब कुछ हो गया। एग्जाम बोला गया कि फरवरी में आज हो जाएगी, तो मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मई जून से आपका, अप्रैल के लास्ट या जो भी है मई वगैरह से आपका सेशन को शुरू कर दिया जाएगा। तो आपके 2 साल के बाद से आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए, फिर आगे की तैयारी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर बेहतर हो जाएगा। अब ये बच्चा जो है ना दिसंबर जनवरी दिसंबर में इसने फॉर्म भरा। अब ये तैयारी करना शुरू कर दिया, मेरा फरवरी में पेपर है, चलो हम तैयारी करते हैं, अच्छी चीज़। भाई तैयारी किया, पेपर का कोई ठिकाना नहीं। तैयारी किया, फरवरी आया, बीत गया। मार्च आया, बीत गया। अप्रैल आया, बीत गया। मई आया, बीत गया। भाई अब क्या मैं क्या करूँ यार, वो पढ़ा सबको छोड़ करके। कई बच्चे जो ना बाहर चले जाते हैं, वहाँ से आ गए लौट करके। मुझे क्या करना भाई, तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है, एग्ज़ाम देना है। कुछ नहीं, आज तक उसका कोई अपडेट ही नहीं है कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा। पता नहीं, ये खाता खत चलेगा, पता नहीं भांग पी के सो गया, सबकी कहा गया है। ये देश की कमियां है ना। और ये नेता की बात अधिकारी लोगों की यही बात है। अब सब कुछ नीतीश कुमार तो नहीं देखेंगे, कुछ लोग जो नेता जो आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, हम क्या ही कर रहे हैं। सोचो जो आईएएस बना हुआ है, जो कोई पद पे है, गवर्नमेंट पे है, टीचर है, जो भी चीज़ हो, मतलब टीचर तो नहीं, मतलब आईएएस ऑफिसर जो है वो पद पे है, और उनका ही पेपर अगर वो एग्ज़ाम देने जाए, कोई एग्ज़ाम को लेट कर दिया, तो उनके घर पे क्या बीतेगा। जो इंसान सोचता है कि मैं नौकरी मुझे मिल जाएगी तो मैं बेहतर करूँगा, मेरे घर परिवार अच्छे से चलेंगे, वो तो ऐसे ही कहाँ से लेके आएगा। इतने दिन से पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ अपडेट नहीं है। ऐसे खोखला करते जा रहे हैं लोग। चलो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। करके समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले ही अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। कह रहे कि समाजवादी संस्कृत पुरानी संस्कृत से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। और हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठ आ गए होंगे। अगला कह रहा है कि वे अनुवाद में ही नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश के इतने बड़े पैमाने पर संस्कृत आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। वहाँ यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ है, साहित्य जाति सीमाएं लांघ कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर और अपने साहित्यकारों वह बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वे इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही और अंग्रेज भाषा प्रभुत्व
जमान की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी, और हम केवल अंग्रेजी नहीं यूरोप के अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से परिचय गहरा होगा, तब मानव संस्कृति की विशद धारा से भारतीय साहित्य की क्या होगा, गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है परंपरा क्रम यहाँ पर ये निबंध है, इसे एक दो बार जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि ये निबंध है। निबंध में एग्जेक्ट क्या है वो सारी चीज़ें को बस ऐसे रीड करना होता है। इसके बाद चैप्टर है शायद मुझे लग रहा है बिरजू महाराज जी का, जो जीत जीत मैंने रखा, तो बहुत प्यारा चैप्टर है मेरे बच्चों। ये चैप्टर को एकदम जी जान लगा करके पढ़ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। जीत जीत मैंने रखा तू, खासकर ये लंबा चैप्टर है लेकिन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो इसके चैप्टर जो है ना आगे पढ़ाएंगे। फिर आपको आबनी वाला एक चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका मछली कहानी है, और फिर इस तरीके से आपका एक और है नौबत खाने में इबावत, ये भी बहुत शानदार है। और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि ये वाला ख़त्म हो जाएगा। एक संस्कृति है, मतलब 7 5 12 4 5 और चैप्टर है, यानी कि आपका गद्य खंड का जो है ना वो गद्य खंड जो है ना आपका क्लोज हो जाएगा, यानी कि गद्य खंड क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, गद्य खंड क्या हो जाएगा, सही खत्म हो जाएगा। पद खंड में तो मैंने पढ़ा भी दिया है, यानी कि मेरी कोशिश है कि बहुत जितना जल्दी हो सकता है इन सारे सिलेबस को हम क्या कर दूं भाई, कंप्लीट करके आपको दे दूं, जिससे कि आगे समस्या ना हो और फिर हम लोग एक नए उड़ान भरें, एक नई चीज़ भरें, एक नई रफ्तार भरें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। मुझे दीजिए इजाज़त, एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना वो करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। इसके बाद वाली क्लास को भी अटेंड जरूर करना, क्योंकि वो क्लास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।